तो 16 आपका यार बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट चीज़ क्या है बेसिकली, अगर आपने पैसा अरेंज किया, लोन लिया, अब चाहे वो बैंक से लोन लिया हो, चाहे वो डिवेंचर इशू करे हो, चाहे वो बॉन्ड रेज करे हो, है ना, कुल मिलाकर के पैसा उधारी लिया, नॉन करंट लायबिलिटी, तो इन दैट केस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, प्लस अगर लोन लिया तो कोई अगर प्रोसेसिंग फीस अगर पड़ी है, जैसे लोन प्रोसेसिंग फी पड़ती है, आपको पता है आजकल लोन लेने के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ गई, 0.5% है शायद, बहुत ज़्यादा है ये। तो लोन लेने के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी है। तो बेसिकली ये सारे खर्चे मिला करके इज नोन एज अ बोरिंग कॉस्ट, जिसमें ब्याज प्लस एक्सेट्रा खर्चे भी आएंगे। और नहीं है तो ये सारी बोरिंग कॉस्ट होगी। अब AS16 ये बात करता है, कहता है कि जो बोरिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हो ना, ये जो बोरिंग कॉस्ट है, आपने लोन लिया तो क्यों लिया। अगर लोन लिया गया फॉर एक क्वालिफाइंग एसेट, तो ये जो बोरिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हो इसको कैपिटलाइज करने दे देंगे। कैपिटलाइज करने दे देंगे मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड करने दे देंगे, मतलब P&L में खर्चा बुक करने की लोड नहीं है। तो फिर आप ये बोरिंग कॉस्ट सारी की सारी P&L में चार्ज करो। तो यहाँ पे बात आ गई कि क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या। क्वालिफाइंग एसेट मतलब वो एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले तैयार होने में। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब कहते हैं वैसे तो 12 मंथ और मोर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, लेकिन समवट कम टाइम भी कभी कभी अप्रोप्रिएट हो सकता है सब्सटैंशियल पीरियड डिक्लेयर करने में। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10-11 महीने लग गए ना, तो भी कह रहे हैं सब्सटैंशियल पीरियड हो गया। तो एएस ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी हुई है। वैसे कहते हैं सब्सटैंशियल पीरियड मतलब 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा, लेकिन अगर 12 महीने से कम भी है तो भी हम उसे सब्सटैंशियल पीरियड कह सकते हैं, अगर फैक्ट्स ऐसे लगे तो, कि हाँ भाई लंबा टाइम ही लग गया कोई चीज़ तैयार होने की चीज़ तैयार होने लंबा टाइम लगी है ना। अब या तो वो एसेट या वो कभी कभी इन्वेंट्री भी, मतलब अगर बिल्डर का केस है, बिल्डर के लिए दोज बिल्डिंग्स आर हिज इन्वेंट्री, तो वो इन्वेंट्री तो लंबा टाइम ले ही रही है तैयार होने च। इन दैट केस बिल्डर ब्याज इन्वेंट्री की वैल्यू ਦੇ जोड़ दूंगा। ठीक हो गया। तो या तो कोई एसेट या फिर इन्वेंट्री अगर अपनी सबसटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है तैयार होने ਲਈ, तो उन्होंने ਆਪਾਂ क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। और अगर क्वालिफाइंग एसेट को बिल्ड करने के लिए आपने लोन लिया, तो जो लोन लेने के ऊपर बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है, इस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने दे देंगे। दिस इज AS16। AS16 कहता है कैपिटलाइज तो कर लेना, कंडीशन क्या क्या आ गई, पहला लोन लेना चाहिए, दूसरा एक्सपेंस इंकर करना चाहिए। लोन लेके बैठे एक्सपेंस अभी तक नहीं किया तो बेसिकली कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लोन लिया होना चाहिए, एक्सपेंस इंकर होना चाहिए, और थर्ड डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। एक्सपेंस हो रहा है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक चलती रहेगी। ये मतलब कट्ठी कट्ठी आ गई दो चीज़ें, तो इन केस में आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है। अब अगर कुछ एग्जांपल की बात करें नॉन क्वालिफाइंग एसेट के, जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या हो गए, सिंपल अगर कहें कि टेबल कुर्सियां खरीद के लेके आ गए, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो दिस इज नॉन क्वालिफाइंग एसेट, परचेज करने में टाइम नहीं लगा। लेकिन कभी कभी आपको एग्जांपल देगा कि हमने ये फर्नीचर परचेज करने के लिए एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया, बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फर्नीचर लेके आए, तो क्या ये एडवांस देना क्वालिफाइंग एसेट डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं, चाहे एडवांस दिया, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एसेट खड़ा होने से टाइम लग गया, एसेट कंस्ट्रक्ट होने में टाइम लगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो स्टिल इट इज अ नॉन क्वालिफाइंग एसेट इवन इफ अगर कोई एडवांस दे दिया तो। लेकिन अगर हम बात करें एग्जांपल कि प्लांट एंड मशीनरी हौले हौले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है कि स्पेयर पार्ट्स लेके आ रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, साइड प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, फिर लेवलिंग कर रहे हैं उसकी, फिर मशीन के पार्ट्स असेंबल कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत टाइम लग रहा है मशीन प्लांट प्रॉपर खड़े होने में, मल्टीपल मशीन आपस में जोड़ रही हैं, ये आपका क्वालिफाइंग एसेट बन गया। छोटे छोटे पार्ट्स लेके आ रहे हैं, फिर बड़ी मशीन तैयार कर रहे हैं, प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो ये क्वालिफाइंग हो गया। ठीक है जी। अब हमें ये पता लग गया कि अगर कोई खर्चा आपने किया हो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर तो उसे कैपिटलाइज करने दे देंगे। नेक्स्ट,
कब स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन, कब तक करेंगे और कब बीच में रोकेंगे। तो 3 चीज़ें हैं, एक कमेंसमेंट, एक आपका सस्पेंशन और एक आपका सेसेशन। सेसेशन मतलब सीज। ये कैपिट बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हो रही है वो सीज कब होगी, मतलब एसेट दी वैल्यू विच ऐड करना बंद कदों करांगे। कहते हैं अगर आपका एसेट रेडी टू यूज हो गया, अगर आपका एसेट रेडी टू यूज हो गया बंद कर दो, तैयार ही हो गया एसेट। तो जब तक एसेट कंस्ट्रक्शन फेज में है ना, उतने टाइम का ब्याज बेसिकली, अच्छा मैं ब्याज बोल जाऊंगा कभी कभी बाई चांस, लेकिन जब मैं ब्याज बोलूंगा ना तो मैं कल्ले ब्याज की बात नहीं कर रहा, सारी बोरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, या फिर एसेट अभी रेडी टू यूज नहीं हुआ लेकिन हमने लोन पहले ही रीपे कर दिया, तो लोन रीपे कर दिया, ब्याज इंकर होना बंद हो गया, या फिर लोन रीपे, विच एवर इज अर्लियर। लोन अभी चल रहा है लेकिन एसेट कंप्लीट हो गया, बंद कर दो कैपिटलाइजेशन, तो विच एवर इज अर्लियर बन गया। कमेंस कब होगी कैपिटलाइजेशन, वही लोन ले लेना चाहिए, एक्सपेंस करना चाहिए और डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जानी चाहिए एसेट के ऊपर। थर्ड सर एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਵਿਆਜ। ਕਦੋਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। व्हाट इफ एसेट ਦੀ कंस्ट्रक्शन ਵਿੱਚ रुक गई, फिर वर्कर स्ट्राइक थे, फिर सर चेक करते हैं। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन रुक गई ना तो आप चेक करोगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन रुकी है टेम्परेरली रुकी है या नॉर्मल रीजन की वजह से रुकी है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुकी है। एबनॉर्मल रीजन कुड भी, कई बार क्या होता है बिल्डर लोग 10 प्रोजेक्ट ले रखे हैं, स्टार्ट कर दिए, अब रिक्सिंग रोड वाला प्रोजेक्ट बीच में रोक दिया, सालों साल 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, वहाँ पे बंदी पड़ा है। क्यों? हम किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर बिजी हैं। तो ये तो एक एबनॉर्मल रीजन हो गया। हमने बाय चॉइस ऐसे शिफ्ट मारा, हमने बाय चॉइस ऐसे शिफ्ट मारा कि कंस्ट्रक्शन रोक दी और दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो गई, ये तो हो गया एबनॉर्मल रीजन। इस केस में आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी। सस्पेंशन करनी पड़ेगी मतलब जितने वो 3 साल कंस्ट्रक्शन बंद थी, उस 3 साल का ब्याज P&L में चार्ज होगा, एसेट की वैल्यू में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आपका वर्क पॉज हुआ ड्यू टू सच ऐसे रीजन जो आपके हाथ में नहीं थे, अनअवॉइडेबल थे, और ऐसे हो सकते हैं बहुत बार। एग्जाम्पल, लेबर स्ट्राइक कर गई। एग्जाम्पल, हम ब्रिज बना रहे थे, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, ब्रिज बनना बंद हो गया, हाई सी लेवल। तो ऐसे कुछ एग्जांपल दे रखी हैं जहाँ पे बेसिकली नॉर्मल केसेस है, अनअवॉइडेबल केसेस है, तो इस केस में कहते हैं सस्पेंशन रोकने की लोड नहीं, चलती रहने दो, कैपिटलाइजेशन चलती रहने दो, सस्पेंड ना करो। तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब पता लग गया हमें। क्वालिफाइंग एसेट, नॉन क्वालिफाइंग एसेट की एग्जांपल आ गई कुछ। अगर मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन ऑफ प्लांट है, कभी कभी इसको भी टाइम लगता है, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। सिंपल जब वर्ड आ जाएगा ना परचेज, वर्ड आ गया परचेज ना, तो नॉन क्वालिफाइंग कहलाएगा। और क्या आ गया आपका, पर ठीक है, इंटेंजिबल एसेट ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग रहेगा, इंटेंजिबल तो ऑलवेज ही नॉन क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग आएगा ही नहीं इंटेंजिबल। और कमेंट्स कब होएगा आपका, 3 चीज़ें। मॉर्निंग लाला ही वर्क पॉज होगा तो हम क्या चेक करेंगे, रीज़न क्या है। स्ट्राइक होगी, लॉकआउट हो गया, मटेरियल सप्लाई रुक गई थोड़ा टाइम, पीछे से मटेरियल नहीं आ रहा, रेन है, हाई वाटर सी लेवल है, तो ये केसेस याद रखना 2-4। स्ट्राइक होगी, हाई वाटर लेवल हो गया, नॉर्मल केसेस है, इस केस में टेम्परेरी है, कंटिन्यू करते रहो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन बंद करने की लोड नहीं है। लेकिन अगर केस कैसा हो आपका, कोर्ट केस लग गया या फिर हम किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर बिजी हैं, आप इसको नॉर्मल नहीं कह सकते यार, पता की है ये चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी के भी बाई चॉइस है, आप शिफ्ट हो गए, कैपिटलाइजेशन रोकनी ही चाहिए है। कोर्ट केस ने ऑर्डर देता उन्होंने बंद ही कराता काम, रुकनी ही चाहिए है। प्लस एक होर गल दसदा है, आह बहुत केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਐਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਏਐਸ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। लेकिन एक इफेक्ट दिख रही है, ये शॉर्ट टर्म की गल है, ये लॉन्ग टर्म की गल है। शॉर्ट टर्म के लिए है तो कैपिटलाइजेशन चलती रहने दो, लॉन्ग टर्म के लिए है तो कैपिटलाइजेशन बंद कर दो। कैपिटलाइजेशन बंद करना मतलब उस पीरियड का जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो पीएनएल में चार्ज करनी। यहाँ तक ठीक हो गया? ईएस का कंसेप्ट हो गया। अभी करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्वेश्चन में चेक करोगे। क्या चेक करेंगे हम? एक हमारे लोन की अमाउंट कितनी है, दूसरा हमारे एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है। ठीक है जी। जब मैं कह रहा हूँ लोन और एक्सपेंस को कंपेयर करना है तो एक बात ध्यान सुनो, अगर आपने लोन लिया 1 जून को, साल कौन सा आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ठीक हो गया। लोन हमने लिया 1 जून को, कितने का लोन लिया, 10 लाख का। और एक्सपेंस हमने किया 1 जून को किया थोड़ा सा 4 लाख का, उसके बाद 1 अगस्त को किया 6 लाख का, ऐसे करके एक्सपेंस किया हमने। या 1 अगस्त से थोड़ा लेट कर देते हैं, 1 दिसंबर को किया। अब सीन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन, 10 लाख। या सर 10 लाख इंटू लोन कितने टाइम के लिए चला होगा, अप्रैल का महीना और मई का महीना, 2 महीने नहीं था, 10/12, तो 10 लाख, या 10 लाख इंटू 10/12 तो 10 लाख। एक्सपेंस कितना, 10 लाख। मतलब एब्सोल्यूट फिगर कंसिडर करनी है, ये पीरियड अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, बिना पीरियड मल्टीप्लाई किए लोन और एक्सपेंस को कंपेयर करो। अगर आपका दिखे कि लोन ज्यादा है या बराबर है, लोन नहीं, पहला केस ये वाला, पहला केस ये वाला कि एक्सपेंस ज्यादा है लोन कम है, पहला ये वाला केस। खर्चा ज्यादा है लोन घट लेता है, मतलब कुछ पैसा बोरो किया, कुछ पैसा आपदा वरत्या खर्चा करने दे लई, कुछ लोन लिता, कुछ आपदा वरत्या खर्चा करने दे लई। तो जेड़ा लोन लिता वो तो खर्चा किता ही किता ना सारा, जेड़ा लोन लिता वो तो सारा खर्चा किता ही किता। तो मोटा मोटी आपको ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सारी बोरिंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज होनी ही चाहिए, मोटा मोटी ऊपर ऊपर से। इन दिस केस आप क्या करोगे, जितनी भी बोरिंग कॉस्ट बनती है उसको स्प्लिट करेंगे इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस। जो बोरिंग कॉस्ट होगी उसको स्प्लिट मारेंगे इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस। क्या कहा मैंने, अगर लोन आपका कम है, खर्चा आपका ज्यादा है, अगर खर्चा ज्यादा है तो जितना लोन लिया ऑलमोस्ट वो तो सारा खर्चा कर ही दिया हमने, क्योंकि खर्चा ज्यादा है हमारा। तो जितनी बोरिंग कॉस्ट आएगी उसको इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस स्प्लिट मार दो। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरी बहुत होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं कि हमने लोन कितने का लिया है, 32 करोड़ का, खर्चा कितने का किया है, 25 और 3 28 और 2 30 और 1 31 और 1 32, 32 80 तो दिख ही रहा है मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल 32 80 है इसका, टोटल खर्चा कितना है, 25 30 50 लाख है ना, 31 32 32 80 सही है, 32 80 का खर्चा हो गया। और आपका लोन कितने का, सॉरी ये खर्चा है और लास्ट वाला तो इंटरेस्ट की फिगर है, लास्ट वाली तो इंटरेस्ट की फिगर है, खर्चा आपका ये रहा, तो 32 करोड़ का ही खर्चा है। 32 करोड़ का ही खर्चा है, 32 करोड़ का ही लोन है, सेम है। ठीक हो गया। तो अगर आपका लोन बेसिकली ज्यादा नहीं है तो कुल मिला के सारा लोन ही खर्चा करता, आप जितना लोन लेता उतना खर्चा भी करता। तो आप क्या करोगे, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा इसको स्प्लिट मारोगे इन द रेशियो ऑफ द एक्सपेंस। तो जो बोरिंग कॉस्ट आई हमारी 80 लाख, हमने 80 लाख को क्या किया, इस रेशियो में स्प्लिट मारा, 80 लाख बटा 32 गुना पहला खर्चा कितना है 25, तो इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस हमने स्प्लिट मार दिया, कंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे करके स्प्लिट मार दिया सारा खर्चा। अब स्प्लिट मारने के बाद आप ये चेक करोगे कौन सा एसेट क्वालिफाइंग है, कौन सा नॉन क्वालिफाइंग है। जो एसेट क्वालिफाइंग हुआ उसका कैपिटलाइज कर दो, जो एसेट क्वालिफाइंग नहीं है उसका पीएनएल में चार्ज कर दो। तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सी लिंक अक्रॉस द 2 सिटीज, 2 सिटीज के बीच में सी लिंक बना रहे हैं, कुल मिला के ब्रिज हो गया, 2 सिटी के बीच में एक सी लिंक तो ब्रिज हो गया, ब्रिज बना रहे हैं। वर्क वॉज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ,
1 महीने के लिए काम बंद था, क्यों बंद था? क्योंकि हाई वाटर लेवल थे। तो हम ये सोचेंगे सर ये टेम्परेरी वाला काम है, लंबे वाला काम है। टेम्परेरी वाला काम है तो फिर सस्पेंशन करने की लोड नहीं है, कैपिटलाइजेशन चलते रहने दो। 1 महीने जितना टाइम काम बंद भी था उतने टाइम के लिए भी हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो अगर कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू करनी है पूरे टाइम की ही करनी है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इसका जो खर्चा बना 60-50 पूरे कैपिटलाइज कर दिया। और अगर 1 महीने का कैपिटलाइज ना करना होता तो मैं कहता कि ये कितने टाइम का बनता है, अगर ये 12 महीने का बनता तो इंटू 1 महीना जो निकलता वो पीएनएल में चार्ज करते, 11 महीने एसेट में जोड़ते। लेकिन हमने इसको 1 महीना पीएनएल में चार्ज करने की लोड नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन हुई नहीं, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू। इसके बाद जो बाकी का खर्चा किया, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, एडवांस फॉर द टूल्स एंड क्रेन, टेक्निकल नो हाउ, इंटेंजिबल हो गए, सारे नॉन क्वालिफाइंग हो गए, सारे एसेट खरीदने वाले। अगर नॉन क्वालिफाइंग हो गए फिर तो कैपिटलाइज करते नहीं है, तो इन्हों के हिस्से जो इंटरेस्ट आया वो चक के पीएनएल पा दो। इन्हों के हिस्से वाली फिगर किमें पता लगी? हमने इंटरेस्ट को इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस बांट दिया। तो पहली कैटेगरी के क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे कि अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है, लोन कम है, या फिर दोनों बराबर बराबर है, बेसिकली लोन कट कट ही है, ज्यादा नहीं है, इन दैट केस आप क्या करोगे? स्प्लिट मारोगे इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस। स्प्लिट मार के जो खर्चा हमने क्वालिफाइंग के ऊपर किया होगा वो कैपिटलाइज कर देंगे, जो नॉन क्वालिफाइंग के ऊपर किया होगा वो हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। इसके अलावा अब दूसरा केस बन गया कि अगर आपका लोन की अमाउंट ज्यादा है, एक्सपेंस, लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा है, खर्चा घट है, मतलब लोन का पैसा कुछ खर्च किया ही नहीं, और अगर खर्च किया ही नहीं तो फिर उन्हें कैपिटलाइज भी नहीं करना। ठीक, तो आप की करांगे इतने कैपिटलाइजेशन रेट कटांगे, प्लस एक होर फैक्टर होगा विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना यूजुअली इक्को ही लोन होगा, और इन्ना केसेस च यूजुअली मोर देन वन लोन होंगे, मोर देन वन लोन। ये भी एक हिंट मिलूगा नाल, अगर तो इक्को ही लोन है, इक्को ही ब्याज है, रेशो स्प्लिट हो सकता है। मल्टीपल लोन है, मल्टीपल ब्याज है, मल्टीपल ब्याज है, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट करांगे, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब वो भी बोरिंग रेट ही हुआ, वेटेड एवरेज बोरिंग रेट लभ लांगे भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पैगी लोन ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। पहले एक अद्धा अगर क्वेश्चन देखना हो तो दूसरे वाले केस करने से पहले ना पहले केस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेंस कितने का है? 221 लाख का, और लोन कितने का है? 200 लाख का। एक्सपेंस हमारा ज्यादा हो गया, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो क्या करते होते हैं? नहीं, रेट कटना है कि रेशियो बढ़ना है? रेशियो बढ़ना है, तो रेशियो में बांटेंगे। रेशियो में मारना तो किसकी रेशियो में मारना? खर्चा जो किया, खर्चा कौन सा किया? एक तो कैश एक्सपेंडिचर किया, एक बिल्डिंग परचेज करी, टोटल एक्सपेंडिचर इतना हो गया। चल क्या रहा है, कहता है हरीश एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर हो गया बंदा, कंस्ट्रक्ट कर रहा है ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर द 4 फेसेस। क्या इसके लिए इन्वेंट्री हो गया? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेंट्री वाला भी इंटरेस्ट कॉस्ट को, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एसेट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल, इन्वेंट्री के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बेसिकली हर एक वो चीज़ जो सब्सटैंशियल पीरियड ले रही है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट नहीं, या तो इन्वेंट्री या टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल तो नॉन क्वालिफाइंग ही है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द flat building will be constructed over several year, but the phase 1 and 2 of the building will start soon as the completed। तो वैसे तो कहते हैं बिल्डिंग जो है 4 फेज में कंप्लीट होगी, लेकिन फेज 1 और 2 हम इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर देंगे। कई बार क्या होता है, मतलब बड़ा सारा 3-4 टावर खड़े कर रहे हैं, तो 2 टावर जब खड़े हो गए वो चला देंगे, बाकी के 2 टावर बनते रहेंगे ऐसे। तो बात ये आएगी, एएस एक बात बोलता है यहाँ पे कि सर हमने कहा था कि सस्पेंड कैपिटलाइजेशन सीज करते हैं। सीज कब करते हैं? कैपिटलाइजेशन सीज कब होती है? जब या तो लोन रीपे हो गया या फिर रेडी टू यूज हो गया। तो डाउट ये आता है, विच एवर इज अर्लियर, डाउट ये आता है कि पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, 2 फेजेस कंप्लीट हो गए, तो बोलो कैपिटलाइजेशन स्टॉप करेगा, चलती रहने। तो कहते
ये डिपेंड करता है, मतलब आप ये चेक करोगे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। अगर तो ये दो फेज इंडिपेंडेंटली यूज हो सकते हैं विदाउट द कंप्लीशन ऑफ फेज 3 एंड 4, 3-4 नहीं भी कंप्लीट हुए, फेज 1 एंड 2 इंडिपेंडेंट यूज हो सकते हैं, मतलब अड हो गया ना, अड हो गया फिर अड चेक कर लो, भी अड फेज 1 एंड 2 रेडी टू यूज हो गए, चक्को कैलकुलेशन स्टॉप। और अगर क्वेश्चन कभी भी फेज 1 एंड 2 उदो ही यूज हो पाएंगे जो 3 एंड 4 कंप्लीट होगा, फिर तो सारा प्रोजेक्ट इकट्ठा ही है ना, फिर तो इकट्ठा ताले कंप्लीट होया ही नहीं, कैलकुलेशन चली जान दो। अगर 1 एंड 2 इंडिपेंडेंट यूज हो सकते हैं फिर एसेट अडेड हो गए आ यूज हो सकते हैं, रेडी टू यूज हो गया, कैलकुलेशन बंद कर दो। और अगर फेज 1 एंड 2 अडेड यूज नहीं हो सकते, इकट्ठा ही है, फिर तो इको ही है एसेट, इको ही प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होया ही नहीं, तो कैलकुलेशन रोकने की लोड नहीं है, कैलकुलेशन चली जाए। तो हम ये चेक करते होते हैं डिपेंडेंसी। इन्होंने यहाँ पे ये बात कर दी कि बिल्डिंग विल स्टार्टेड एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड, फेज 1 एंड 2 विल बी स्टार्टेड एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि फेज 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट, कैन बी यूज्ड इवन इफ फेज 3 एंड 4 आर नॉट कंप्लीटेड, देयरफॉर फेज 1 एंड 2 की जो कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन फेज 1 एंड 2 आर रेडी फॉर यूज। तो लोन हमने लिया इन द बिगनिंग, लिया एट द रेट ऑफ 15% लिया है। ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 एंड 2 हैव बिकम ऑपरेशनल, फेज 1 एंड 2 मिड में स्टार्ट कर दिया हमने, तो मिड में कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। लेकिन हमारा केस कौन सा था, ये रेशियो मारने वाला। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप, जो बोरिंग कॉस्ट निकल रही है उसको एक्सपेंस की रेशियो में बांट दो। बोरिंग कॉस्ट कितने निकल रही है, लोन कितने का है, एट द रेट 15% है, 200 का 15% कितना हो गया, 30, 30 लाख हो गया। तो 30 लाख की आपकी बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट को आपने क्या करना है, रेशो के खर्चे में बांटना है। रेशो का खर्चे की रेशो क्या है, ये रही, कौन सी उठाओगे, 10, 25, 30 या टोटल वाली, यहाँ पे बिल्डिंग परचेज लिखा है, तो कोई नहीं, बिल्डिंग परचेज तो सब्सटेंशियल टाइम लेती है, बिल्डिंग अगर परचेज कर रहे हो वो तो सब्सटेंशियल टाइम लेगी, मतलब एक्चुअली भी चाहे होगा ना, इन्होंने पहला बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग ਦੇ ਉੱਤੇ फिर ਉਹਨੂੰ फ्लैट बनाने खर्चा किया, पार्टीशना की एक्सेट्रा, तो टोटल आप खर्चा चक लिया। तो इस खर्चे को इस रेशो में मान दो, ये खर्चे का टोटल 221 ही होगा शायद, ठीक है। तो आपने करना क्या है, 30 को इस रेशो में बांट दो, 34, 64, 55 और 68 बांट दिया। बांट के कितनी अमाउंट बनी, तो ऐसे बांट दिया हमने, 34, 64, 55 और 68, 221 का टोटल खर्चा हो गया। और बोरिंग कॉस्ट कितनी आपकी 30 लाख, तो 30 लाख को 2 to 1 इंटू ऐसे करके अपन ने बांट दिया। पहला स्टेप हो गया, अपने रेशियो बांट दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा था फेज 1 एंड 2 मिड में कंप्लीट हो गए, तो फेज 1 एंड 2 की मिड में कैपिटलाइजेशन रोक देनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये टोटल बोरिंग कॉस्ट बनती कितनी है, इतनी, मूरले 6 मंथ की एसेट में ऐड कर दो, पिछले 6 मंथ की कैपिटलाइजेशन बंद होगी तो पीएनएल में चार्ज कर दो। तो ये जो पूरे साल का खर्चा बना फेज 1 एंड 2 का, फर्स्ट 6 महीने का कैपिटलाइज कर दिया, लास्ट 6 महीने का पीएनएल में चार्ज, शॉर्ट है। और जो फेज 3 एंड 4 है वो तो भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो इसका ब्याज क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज, फुली कैपिटलाइज, तो फुली कैपिटलाइज कर दो 12 महीने का, कहानी खत्म होगी, शॉर्ट है भाई। मेरे को शॉर्ट है भाई, नहीं पता लगा, ये नहीं समझा, स्पेसिफिक डाउट पूछेगा, स्पेसिफिक नहीं पता, कहानी मिस कर दी, लेट आए हो, कोई हल नहीं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक गल याद रखियो, मैं थोनों इत्थे क्या सी भी कदे कदे थोनों ऐ दिख सकता है, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੋ ਲੋਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, मतलब इट इज़ पॉसिबल कि ये वाला केस हो और मल्टीपल लोन हो, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिंगल लोन वाले, मैंने लिखत में नहीं दिया, तो आपने जो लिखत में चेक करना है वो आपने ये चेक करना है कि लोन ज़्यादा है खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है रेशो बंडो, लोन ज़्यादा है रेट कर दो। इस केस में आ जाओ, इस केस में देखो मल्टीपल लोन है, तो एक बार फर्स्ट इंस्टेंस देख के क्वेश्चन आपको लगेगा कि वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होगा, एक बार आपको लगेगा ऐसा। लेकिन अब चेक करो लोन कितना है, 30, 15, 45, 55 ते 63,
63 लाख का लोन हो गया। उधर से आप ये चेक करो खर्चा कितने का होगा टोटल, 92, 150, 225। तो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया आपका। अगर एक्सपेंस ज़्यादा तो हमने क्या करना चाहिए होता है, रेशो में मारना होता है। तो ये क्वेश्चन रेशो वाला है, तो रेशो में बांटोगे। अब पहला काम क्या करोगे, अब पहले बोरिंग कॉस्ट निकालो। कहता वर्कहाउस लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द 25 लाख। एक मिनट, सॉरी इन एडिशन टू द लोन, लोन 63 नहीं है, 25 भी है। वर्कहाउस लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द 25 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। इनफैक्ट 25 लाख को स्पेसिफिक कहा हुआ है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लोन ले रहे हैं। तो ऐसे वाले लोन को बोलते हैं स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन मतलब जब आपने लोन लेते वक्त पर्पस स्पेसिफाई किया हो कि किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, तो स्पेसिफिक लोन हो गया। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 25 लाख के ऊपर कितने का ब्याज पड़ रहा है, 12% का। इन एडिशन टू द अबव लोन द कंपनी हैज टेकन मल्टीपल बोरिंग्स एज फॉलोज। अब ये वाली जो बोरिंग्स लिए हैं नीचे वाली, इसके बारे में बताया किस पर्पस के लिए ली है, नहीं बताया, तो इनको बोलते हैं अपन जनरल बोरिंग। पर्पस पता है, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं पता तो जनरल बोरिंग। अब आप ब्याज निकालिए तो जरा सा, 15 लाख का 8% कितना हो गया, एरा 15% कितना हो गया, एरा 10% कितना हो गया, टोटल मार के कितना हो गया, एम प्लस करते रहो। स्पेसिफिक का जनरल का 750 और ऊपर लेगा 25 लाख का 12% कितना हो गया, 3 लाख। ठीक हो गया, शॉर्ट है। नेक्स्ट, अब आपने बिल्डिंग के ऊपर देखो, आपने खर्चा ये वाला किया। क्वेश्चन ने स्पेसिफिक कहा था कि ये जो 25 लाख का लोन लिया वो तो हमने बिल्डिंग के लिए लिया है। तो हम कहेंगे जो बिल्डिंग का खर्चा किया 70 लाख का, क्या वो 25 लाख का आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन किया है? तो ये जो 3 लाख का खर्चा किया ये तो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होना ही चाहिए, और बिल्डिंग की ही वैल्यू में ऐड होना चाहिए। जो लोन लिया हमने बिल्डिंग के लिए लिया, क्वेश्चन ने लिख के पहली लाइन में दिया, तो ये बिल्डिंग के लिए जो लोन लिया उसका जो ब्याज है 3 लाख का, वो तो बिल्डिंग की वैल्यू में ही ऐड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिक बोरिंग का जो ब्याज है मैंने तो वो एसेट लबी केड़ी है वो जोड़ता। स्पेसिफिक बोरिंग खत्म हो गया, हूँ रह गया जनरल बोरिंग का ब्याज। जो जनरल बोरिंग का ब्याज रह गया उसको मैं अभी रेशो में बांटूंगा। अब मेरे खर्चे की रेशो क्या बनेगी, ये वाली, या 70 जो 25 घटा के 45, 45/90 43 रेट वाली। ये एक्सपेंस आउट ऑफ जनरल बोरिंग है, इस रेशो में बांटेंगे कि जनरल बोरिंग का पैसा किस च वंडिया कि वो यूज करके कितने कितने आप खर्चा किया। ते इस क्वेश्चन की कह रहे हैं बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फैक्ट्री शेड, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फैक्ट्री शेड वाज कंप्लीटेड ऑन कस्टमर, फर्नीचर वाज परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, क्या ये फर्नीचर आपका वो क्वालिफाइंग बनेगा, क्या ना फर्नीचर वाज डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द मार्केट, तो फर्नीचर तो नॉन क्वालिफाइंग हो गया, और बाकी सारे क्वालिफाइंग हो गए। पेपर में आपने पता क्या करना है, प्रेजेंटेशन पहले ये लिखोगे एसेट कौन सा, उसके आगे लिखोगे क्वालिफाइंग है नॉन क्वालिफाइंग है, फिर आप लिखोगे खर्चा कितना किया, खर्चा ये वाला ना लिखना, ये लिखना आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग कितना, आउट ऑफ जनरल बोरिंग कितना। तो ये क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग पेपर में लिख के आना। तो इस रेशो में जब खर्चा बांटेंगे तो आपके पास ब्याज आ गया। अब मैं आंसर आपको इधर से दिखा दूँ। पांचवें का पहला काम क्या किया हमने, 25 लाख का 12%, 3 लाख का ब्याज ये हो गया, बाकी ये जो जनरल लोन लेके 7.5 लाख का आ गया। पहले तो आप ऐसे लिखोगे, ये एसेट्स आ गए, ये आप लिखोगे क्वालिफाइंग है या नहीं, यस और नो लिख के, फिर आपका 70 लाख का खर्चा आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन, 3 लाख तो कैपिटलाइज कर ही दो सीधा। 7.5 लाख जो बचा वो हमने इस रेशियो में बांट दिया कि 7.5 डिवाइड बाई 200 लाख गुना 45 लाख। तो बिल्डिंग के ऊपर जनरल बोरिंग का कितना कैपिटलाइज करना है, इतना। बिल्डिंग में टोटल कैपिटलाइज कितना करना है, इतना। हो गया क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन आपको एंट्री डालने को बोल दे कि बिल्डिंग की एंट्री डालना, तो बताइए एंट्री कैसे डालोगे। पास द एंट्री फॉर द एसेट बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग डेबिट कितनी वैल्यू,
ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ 74 68 750 सर 70 बीच में क्यों जोड़ दिया? तो ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ एंट्री नाल ही पा के दिखा दो, इसके नाल ही करनी तो अड्ड दिखा दो चाहे, लेकिन उसकी भी दिखा दो। एक तो आपका ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ आ गया, एक तो एसेट वैल्यू आ गई प्लस बोरिंग कॉस्ट आ गई। लैंड बिल्डिंग डेबिट हो गया। टू क्या करेंगे, एक तो बैंक की वैल्यू कितनी 70 लाख, टू क्या करेंगे, टू हम करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस या बोरिंग कॉस्ट 4 68 750। एक्चुअल विच पहले एक एंट्री ऑटोमेटिक पई हुई होगी भी बोरिंग कॉस्ट डेबिट टू बैंक 4 68 750। एक आधे क्वेश्चन में एंट्री पूछी हुई है, शॉर्ट हो गया। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਸੈਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ ਤਾਂ ਪੀਐਨਐਲ 'ਚ चले आगे। पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट क्या है कि अगर लोन की अमाउंट ज़्यादा निकले एज कम्पेयर टू द एक्सपेंस तो क्या करना है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ और एट्थ एक जैसी हैं, कोई कर लो। अब 8 क्वेश्चन में देखो क्या सीन चल रहा है। कहता है एक्स बिगैन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग। देखते फोन चलाई जाता है। एक्स बिगैन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001। 1 जनवरी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट करी। ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक लोन ऑफ 1 लाख टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को लोन ले लिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। स्पेसिफिक लोन का आपको दे दिया 1 लाख का लोन हो गया। स्पेसिफिक 10% का ब्याज है ना। और उसके बाद देर आर टू नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब जनरली हो गया। कितने कितने के भी है नहीं, नहीं खोली, इसने नहीं खोली, वो खाली बैठी है। 5 लाख एंड 5 लाख का 11% एंड 9 लाख का कितना हो गया 55,000 सॉरी 13 इंटू 9 कितना हो गया। तो 71 आपका जनरल बोरिंग का ब्याज हो गया और स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज हो गया 10,000। अब लोन की अमाउंट टोटल कितनी होगी हमारी, क्या लोन हमारा 9 और 1 10 और 1 15 लाख का हो गया टोटल लोन। टोटल लोन को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, टोटल एक्सपेंस के साथ। टोटल एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है ये वाला 4 2 6 1 7 2 9 10 10 20, ठीक है ना, 10-20 का खर्चा हो गया। तो इसका हमें क्या पता लगा कि लोन ज़्यादा है। अगर लोन ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलेगा वो सिर्फ जनरल बोरिंग का निकलता है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ओनली ऑफ जनरल बोरिंग का निकलता है। व्हाट इज वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, भी ऑन एन एवरेज कितना खर्चा पै गया ब्याज का, मतलब ब्याज भी निकला कहेंगे, बोरिंग कॉस्ट टोटल कहेंगे, और उधर से कितने का लोन चल रहा था पूरे साल। मतलब ये जो आपने लोन लिया इसका तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो इस केस में तो ये लोन डे 1 से चल रहा है। लेकिन जैसे नीचे वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या बता रहे हैं, इधर भी नहीं बताया। कोई नहीं, कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो लोन लिया ना हमने, हो सकता है ये 1 जून को लिया हो, तो ये वाला लोन 10 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था। तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में बोरिंग कॉस्ट कितनी पड़ गई पूरे साल की, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, इफेक्टिव लोन कितना है आपका, तो 9 लाख पूरे साल का हो गया। एक 5 लाख हमने 1 जून को लिया, मतलब 2 महीने छट के, तब 5 लाख इंटू 10/12, तो 5 लाख इंटू 10/12 कितना हो गया
5 लाख इंटू 10/12, कैलकुलेटर भी 416 ਤਾਂ 13 16 667। हेलो, अगर लोन ਆਪਾਂ ड्यूरिंग द ईयर ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆਊਗਾ ਵੀ 4,16,000 ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। इफेक्टिव लोन बोल सकते हैं इसे, वेटेड एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर 4,16,667 प्लस 9 लाख, ऐसे करके आप वेटेड एवरेज कैलकुलेशन रेट निकालते हैं। लेकिन चलो इस क्वेश्चन में पीरियड है नहीं, तो इस क्वेश्चन में तो आप कितना रखेंगे टोटल 7 में ऐसा था, तभी हमने पिछली बार 7 किया था। अपन 7 कर लेते हैं, अभी तो शुरू ही किया था काम। कहता है एक स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन ऑन 1 दिसंबर 2000, 1 दिसंबर को हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, विच कंटिन्यूज टिल 31 मार्च and is expected to go beyond a year. The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction but has incurred the finance cost on its general borrowing during the construction period. The directly attributable expenditure, ये बोलियो वैल्यू। कहते हैं दिसंबर में हमने कितने का खर्चा किया, 10 लाख का। डाउट ये आएगा सर दिसंबर में कब किया, स्टार्टिंग में किया, मिड में किया, एंड में किया? स्टार्टिंग डे 1 में मानना है। तो 1 दिसंबर को खर्चा कितने का किया आपने, 10 लाख का। एक्सपेंस 1 दिसंबर को 10 लाख, उसके बाद जैन से मार्च, जैन से मार्च ईच 4 लाख है। 1 जनवरी ਨੂੰ, 1 फरवरी ਨੂੰ, 1 मार्च ਨੂੰ। At the beginning of the year the entity has taken, beginning of the year मतलब कब से, 1 अप्रैल से लिया होगा। The entity had taken the intercorporate deposit of 20 लाख at 9% at the rate and a bank overdraft of 4 लाख। इधर लिखेंगे हम 1 अप्रैल तक तो साडा लोन चली जाता है, लोन कितना चली जाता है, 20 लाख का एट 9%। उदू इलावा साढ़े को ओवरड्राफ्ट चली जाता है, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया 8 लाख का, इंक्रीज हो गया टू 8 लाख, कब हुआ, 1 मार्च, लेकिन अप टू 28 फेब क्या सीन था, 4 लाख चल रहा था। और लोन का इंटरेस्ट कितना है, कहते हैं इंटरेस्ट वॉज 10% अप टिल 1 जनवरी। तो बेसिकली ऐसा हो गया 1 अप्रैल तो लैके 31 दिसंबर 4 लाख का ओवरड्राफ्ट सी, ते किन्ने का ब्याज चलता सी अपना, 10% का। उदू बाद 1 जनवरी तो 28 फरवरी लोन तो अपना 4 लाख का सी, लेकिन ब्याज अपना हो गया 12%। 1 मार्च तो 31 मार्च लोन किन्ने का हो गया, 8 लाख का, तो रेट कितना है, 12%। ता गल बन गई। चलो स्टेप 1 क्या रहेगा, क्वेश्चन देखते हैं 16 का। स्टेप 1 क्या रहेगा, आप ये कंपेयर करोगे, एक्सपेंस ज़्यादा है लोन ज़्यादा है, एक्सपेंस कितना टोटल आपका बाई, लोन कितना आपका मोर देन बाई, तो लोन ज़्यादा हो गया। अगर लोन ज़्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेटेड एवरेज कैलकुलेशन रेट निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, जो वेटेड एवरेज कैलकुलेशन रेट निकालना है सिर्फ जनरल बोरिंग को इकट्ठा करना है, स्पेसिफिक वाले को नहीं इकट्ठा करना। इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक है नहीं, 8th क्वेश्चन में स्पेसिफिक भी था और जनरल भी था, इन दैट केस स्पेसिफिक अलग रखो। जो आप वेटेड एवरेज कैलकुलेशन रेट निकालेंगे वो सिर्फ जनरल बोरिंग दे ब्याज चक के चक्कांगे, इस क्वेश्चन स्पेसिफिक है नहीं। अब वेटेड एवरेज कैलकुलेशन रेट कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये 20 लाख का लोन कितना टाइम चल रहा था, पूरा साल। तो इसके ऊपर तो पूरे साल 20 लाख के ऊपर 12/12 पूरे साल का ही चल रहा था, तो 180 हो गया। 4 लाख का लोन कितना टाइम भरते हैं आप, 9 महीने। तो इंटू अगर 9/12 करो ना, तो मेरे पास क्या आ गया कि ऑन एन एवरेज कितना लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग था। आप ना इतना बोलो लोन कितना आ गया,
3 लाख। ये वाला कितने टाइम आउटस्टैंडिंग था? 2/12। कितना हो गया ये? और 8 लाख इंटू 1/12 कितना? ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 9% ਲਾਣਾ ਹੈ, 81 ਆ ਗਿਆ। 4 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ 10% ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% 30,000 ਹੋ ਗਿਆ। 8,000 ਤੇ 81 ਦੇ 30, 2 10, 2 26, 2 26 क्या होगा टोटल बोरिंग कॉस्ट? उधर से आपका टोटल इफेक्टिव लोन, इसको बोलते हैं आपका इफेक्टिव लोन। हाँ एब्सोल्यूट फिगर सी, एब्सोल्यूट फिगर नहीं चकनी, इफेक्टिव लोन चकना है। 26, 24, 33, 334, ये इफेक्टिव लोन हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 24 लाख रुपया पूरे साल आउटस्टैंडिंग सी, टोटल लोन तो मेरा आ चली जाता है 20 ਤੇ 16 36 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ टोटल लोन चली जाता है। पर ये टोटल लोन मैं ये नहीं कह सकता कि 36 लाख पूरे साल आउटस्टैंडिंग सी, मैं ये कह सकता हूँ कि 24 लाख पूरे साल आउटस्टैंडिंग था। तो बोरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 226। कितने के मगर? इतना पैसा वर्तने के मगर, तो वेटेड एवरेज ऑन एन एवरेज एक कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो। हम कहेंगे 226 डिवाइड बाई 24, 33, 334, कितना हो गया? 2876 हो गया। तो राउंड ऑफ मारेंगे 9.29% बोलेगा ये, तो 9.29% पर एनम आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 9.29% ਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ अब आपने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप? 10 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਲੌਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪਾਵਲੇ ਖਰਚੇ 'ਚ। 4 महीने का कैपिटलाइज कर दो, 4/12 इंटू 9.29%। उधर से 900 31 ही बनेगा फिर ये तो। चलो 3,900 स्टार्ट। उधर से 4 लाख इंटू 3/12, 3 महीने पैसा ब्लॉक सी, तो 3 महीने का ब्याज कैपिटलाइज करता 2/12, 2/12। अगर स्पेसिफिक लोन होता है इस क्वेश्चन में तो हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये जो पहला खर्चा है ना, पहला खर्चा आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन किया होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं स्पेसिफिक लोन 3 लाख का था, तो मैं 3 लाख साइड से कर दिंदा, 3 लाख के उत्ते जो स्पेसिफिक लोन का ब्याज पै रहा होंदा वो इतने सीधा ऐड कर देंगे। और जो 7 लाख होता उसके ऊपर मैं 4/12 करता इंटू 9.29% करता। बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन आगे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अभी, 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे फिर बात बनेगी। 9वां 10वां 11वां, मतलब 9वां 10वां चो इक्कत आए करके। चलो ये कितना आ गया आगे? तो ये टोटल बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है हमने वो आ गई। सॉर्ट है जी, कहानी पता लग रही है? क्वेश्चन करने कैसे है? क्वेश्चन कैसे करने हैं? पहला काम क्या रहेगा आपका? कंपेयर करोगे लोन कितना, खर्चा कितना। अगर आपका खर्चा ज़्यादा है या खर्चा बराबर है एज कम्पेयर टू लोन, तो क्या करेंगे? रेशियो में बांटो। जब रेशियो में बांटने लगेंगे पहला काम क्या करोगे? ਜਿਹੜਾ स्पेसिफिक लोन है वो खर्चा बाहर ਕੱਢ दो। खर्चा 40 लाख का किया जिहदे विचों 5 लाख का खर्चा स्पेसिफिक लोन लिया 5 लाख बाहर ਕੱਢ दो, पिछे 35 लाख रह गया। 35 लाख की रेशो च जनरल बोरिंग का ब्याज बन दो। स्पेसिफिक बोरिंग तो पर्टिकुलर एसेट के विच जोड़ता, जनरल बोरिंग का मल्टीपल एसेट के विच करना है 35 लाख की रेशो च। और अगर है थोड़ा एक होर गल इस कभी कभी क्या होता है आप लोन टेंपरेरी कितने इन्वेस्ट कर दें, आप लोन ले लिया, खर्चा हाले किया नहीं, पैसा हमने कहीं पे टेंपरेरी इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से इनकम आ गई। अगर लोन का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर करके कोई इनकम आ रही है तो उस इनकम को आप क्या करोगे? उससे बोरिंग कॉस्ट कम होगी। डाउट ये आएगा सर कौन सी वाली बोरिंग कॉस्ट कम करें, स्पेसिफिक वाली या जनरल वाली? तो द आंसर इज स्पेसिफिक वाली पहले कम कर दो।
स्पेसिफिक वाली कम करता हूँ बस। चार्ज करनी है एसिड च ऐड करनी है तभी स्पेसिफिक पहले चार्ज करनी है, घटानी है तभी पहले स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक में से घटा दो। करते हैं, अगला क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक है जी। तो बोरिंग कॉस्ट घटा के चक लो अगर कोई इनकम आ रही है तो। डाउट ये होगा सर केड़ी वाली बोरिंग कॉस्ट घटानी है, स्पेसिफिक वाली घटानी है बाय डिफॉल्ट। और अगर स्पेसिफिक वाली ना हो है ही कली जनरल वाली, फिर बस जी जनरल कौन सी बोरिंग कॉस्ट आई है ये इनकम घटा दो, थोड़े को नेट बोरिंग कॉस्ट आ गई। नेट बोरिंग कॉस्ट यूज करके आप वेटेड आवर कैलकुलेशन रेट निकाल दो। केस 1 हो गया अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा, केस 2 अगर आपका लोन ज्यादा। अगर आपका लोन ज्यादा है तो पहला काम क्या करोगे, फिर से एक्सपेंस आउट ऑफ स्पेसिफिक साइड ते कट दो, जेडे एक्सपेंस आउट ऑफ जनरल आ गए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वेटेड एवरेज कैलकुलेशन रेट ला दो, सिंपल हो गया। हाँ ये बोरिंग कॉस्ट जिन्हें कैपिटलाइज करनी है, थल्ले वाला मतलब आ सारा टेबल है, आ सारा टेबल का कैलकुलेशन है ना, आ फिगर है जी आई है। ओए ये तो बोरिंग कॉस्ट जी मैं इंकर कर रहे हैं, ये बोरिंग कॉस्ट जी कैपिटलाइज करनी है। राम कथा सारी सुना के आप कहते हो सर राम कौन था सीता कौन, यार क्या कर रहे हो यार। हो आता है पूरे साल अपने इन्ना लोन चली ਜਾਂਦਾ ਸੀ, बैंक ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਇੰਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ 226, ਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੋੜੋਗੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੋੜਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ 30,967 ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਖਰਚਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਲੌਕ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਲੌਕ ਸੀ ਜਨ ਫੈਬ ਮਾਰਚ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿਆਜ P&L ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। आह टोटल ब्याज सी इन्ना कैपिटलाइज बैलेंसिंग फिगर P&L, ओके चलिए आगे। हाँ जी, अगर आपको एक्सपेंस की डेट दी होती तो आप प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन किया है हरीश बिल्डर वाला, उस बिल्डर में क्या था मिड के बाद कैपिटलाइज बंद करना था, तो 6/12 लाई दिता, उदू बाद भी आप उसमें ही कर देंगे। पहला रेशो च बन दो, पहला खर्चे रेशो च बनता, उस बाद क्वेश्चन कहते भी वो 6 महीने बाद खर्चा किया है तो सिर्फ इंटू 6/12 कैपिटलाइज इंटू 6/12 P&L, उसके चाहे भी पहला रेशो च बंडो उदू बाद पीरियड लाओ। ओके यार बोरिंग कॉस्ट, आपकी शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कुछ। पर अगला क्वेश्चन कराएंगे ना 13वां क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई ले अभी 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 9वें क्वेश्चन में लोन कितना है, कहता ग्रीन लिमिटेड स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल, जो कि एसेट क्वालिफाइंग है पहली लाइन में कह रहा है। द लैंड इज रिगार्डेड एज फोकस मार रहा है। स्पेसिफिक लोन कितने का लिए 14 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%, इंटरेस्ट इनकम अर्न कर ली कितने की अर्न कर ली 15,000 की। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न कर ली तो क्या करोगे बोरिंग कॉस्ट घटाओगे। डाउट ये आएगा सर कौन सी बोरिंग कॉस्ट घटाएंगे, स्पेसिफिक वाली जनरल वाली, तो द आंसर इज स्पेसिफिक वाली। स्पेसिफिक लोन कितने का लिए 14 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%, स्पेसिफिक 14 लाख का 12%। अच्छा कब लिया है, स्टार्टिंग से लिया होगा, कुछ हिंट तो दिया नहीं, तो पूरे साल का कितना हो गया 168 में से इनकम कम कर दो, कितने की इनकम है 15,000 की, 143 153 नेट बोरिंग कॉस्ट आ गई, छोड़ दो, स्पेसिफिक अलग जनरल अलग।
जनरल लोन लिखो 20 लाख और 30 लाख, और ये कब लिए हैं? 1 अप्रैल से ही चल रही हैं, 20 लाख और 30 लाख। कितना परसेंट रेट है? 15 और 8। इस केस में लोन पूरे साल के ही थे तो ऐसे ही तो उठा लिया। 3 लाख ते 240, टोटल 45। उधर लोन कितना हो गया जनरल का? 50 लाख। अच्छा, वैसे आपका स्टेप 1 क्या होता है? क्वेश्चन में कंपेयर करना लोन ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा। इस क्वेश्चन में लोन कितना है टोटल? 50 लाख का ये हो गया, 14 का ये हो गया, 64 लाख का लोन हो गया। एक्सपेंस कितना क्वेश्चन चा है? 25 10 35 40 44 44 ही है बस। तो 44 लाख। तो लोन आपका ज़्यादा है। अगर आपका लोन ज़्यादा है तो क्या करते हैं? आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। लेकिन ये जो रेट निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल लोन का निकालते हैं। तो इतनी रेडी बोरिंग कॉस्ट रखेंगे, केड़ी रखेंगे? 5,40,000 प्लस 153 कला 45 कला 50 लाख। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਲੋਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੋਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਇਸ ਕੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 10.80% आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट हो गया। नोट है यहाँ तक। अब आप क्या करोगे? खर्चे लिखोगे। खर्चे बोलो कब कब किए। कह रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी। 1 मिनट, 1 अप्रैल से 31 जनवरी कितना टाइम हो गया? 10 महीने हुए। 10 महीने हुए। क्या क्वालिफाइंग कहना है? नहीं कहना? वैसे तो 12 मंथ्स और मोर होता है, लेकिन फिर भी 10 महीने लगे तो भी सब्सटेंशियल पीरियड है, तो कैपिटलाइज कर दो। ऊपर कहा था क्वालिफाइड एसेट। तो पेमेंट डेट आप बोलिए फिगर 1 अप्रैल को कितना है नेक्स्ट? हम्म हम्म अच्छा, 1 अप्रैल ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ 10.80%। नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक लोन भी था। कितने का स्पेसिफिक लोन था आपका? 14 लाख का। फिर हाँ, ये भी गल पॉइंट है। एक पॉइंट यही है, दूसरा पॉइंट यही है भी, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक लोन भी है। अगर आपका स्पेसिफिक लोन आ गया तो आप क्या कहोगे कि 4 लाख का खर्चा 10 लाख का खर्चा आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन किए दोनों? ये दोनों स्पेसिफिक लोन से किए। अच्छा, ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? फ्रॉम 1/4 टू जब से एसेट रेडी टू यूज हो गया 31 जनवरी, तो 10 महीने बने। ਜਿਹੜਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ? 1/4 ਕਿ 1 ਅਗਸਤ? ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। निचला भी आउट ऑफ जनरल लोन किया है। कदों किया है खर्चा? 1 दिसंबर। ब्याज कदों शुरू होगा? 1 दिसंबर। कब तक चलेगा? 31 जनवरी। निचलेगा 9। 31 जनवरी को खर्चा किया और 31 जनवरी को बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। ठीक, डाउट यहाँ पे? ब्याज कब से खर्चा कब से एसेट की वैल्यू में ऐड करने लगेंगे? 1/4 से ही। अब यहाँ पे ना मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ जो डाउट आया था। इतने थोनों ये दिख रहा है भी सर 1 अप्रैल तो लैके 31 जुलाई तक एसेट दे विच आपां खर्चा किया नहीं, लेकिन आपां उहदा ब्याज कैपिटलाइज करी जन्ने आ। ये दिख रहा है फालतू कैपिटलाइज हो रहा है, यहाँ पे फालतू कैपिटलाइज हो रहा है। जिहड़ा पैसा इत्थे ब्लॉक ना करके किते होर इन्वेस्ट किया सी स्पेसिफिक लोन का, उदों तो इनकम आई सी, उहदे नाल खर्चा घटाता। तो फालतू पीरियड के लिए कैपिटलाइज तो हो रहा है पर घट अमाउंट हो रही है। उधर जी इनकम आई सी वो घटाती। अब मैं कहता ये लॉजिक है उसका, स्पेसिफिक चो क्यों घटाना है? ना होंदी करना तां भी आई सी।
पर क्वेश्चन दी रेलेवेंस बन रहा है भी अगर खर्चा लोन 1 अप्रैल ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਖਰਚਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ इन्वेस्ट करके कमाई आई लॉ ये कहता है AS 16 ये बोलता है कि यार जो स्पेसिफिक लोन है ना वो स्पेसिफिक लोन किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए लिया है अगर आपकी कंडीशन मेट हो जाए कौन सी वाली एसेट के ऊपर खर्चा होना स्टार्ट हो जाए डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए लोन लिया हो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी डजंट मैटर कि पूरा पैसा यूज कर लिया कि नहीं कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी ना कैपिटलाइज करते रहो और जो लोन लिया उसको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करके इनकम आ गई तो बोरिंग कॉस्ट घटा दो क्योंकि उधर कैपिटलाइजेशन चल रही है इधर खर्चा घटा दो तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल से ही शुरू करोगे और कब तक जाके रोकोगे 31 जनवरी जाके रोकोगे ठीक है जी तो 1 अप्रैल तो 31 जनवरी 1 अप्रैल तो 31 जनवरी टोटल अमाउंट कितनी है 14 लाख तो टोटल पूरे टाइम का ही हो गया एक डाउट रह गया बीच में अभी अपन लोन को तो लेता है 14 लाख का जो 14 लाख का 12% किया है पूरे 12 महीने का आ गया 1/8 1/8 कितने टाइम का हो गया 12 महीने का क्या समझे स्पेसिफिक लोन 12% 1/8 पूरे साल का हो गया पर आप 31 जनवरी तो बाद कैपिटलाइज ही नहीं करना स्पेसिफिक जो लोन है वह भी नहीं 31 जनवरी तो बाद कैपिटलाइज करना नहीं वो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था नहीं लोन लंबा चलता रहता है पर उदो कैपिटलाइजेशन रोकनी है कैपिटलाइजेशन सीज करनी है आप तो पूरा 1/8 तक कैपिटलाइज करना भी नहीं तो ना इंटू 10/12 करो मूरे 10 महीने का कितना बनया 1,40,000 का 1 अप्रैल तो 31 जनवरी का पीरियड का ब्याज हो गया ये 15,000 घटाओ क्योंकि जो 15,000 होगा मूरले पीरियड का ही है वो फेब और मार्च का तो है भी नहीं तो मूरले पीरियड के ब्याज घटाता 15,000 का इनकम जो कमाई है किहड़े महीने कमाई होगी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मतलब ये 1 अगस्त से पहले पहले बेसिकली तो मूरले पीरियड जो घटाता अपना कितना रह गया 1,25,000 ये आपकी नेट बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक लोन की होगी जो आपको कैपिटलाइज करनी चाहिए 31 जनवरी तक का 1,25,000 आ गया था इसका जो कैपिटलाइज वाली अमाउंट है वो कितनी होगी और जो ये वाला खर्चा किया 25 लाख का कदों किया 1 दिसंबर तक कितने महीने का खर्चा आप कैपिटलाइज करना है तो 2 महीने का बस 2/12 और किस रेट से करना है हमने 10.80 कितना हो गया ये 25 लाख इंटू 2/12 इंटू 10.80 कितना हो गया 45,000 45,000 ये हो गया टोटल कितना हो गया आपका 170 क्या हो गया बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है काफी कुछ है इस क्वेश्चन एक आवला हाँ 1,25 इस क्वेश्चन एसेट इको ही है एक एसेट के उत्ते टोटे खर्चा हो रहा है यही तो समझाई सी सुनो फिर तो शुरू से शुरू करते हैं जो स्पेसिफिक लोन है वो किसी एसेट के लिए लेता है स्पेसिफिक एसेट जो कंस्ट्रक्ट करना है जिदन कंडीशन थोड़ी मीट हो जाए केड़ी वाली भी लोन लेता हो खर्चा किता हो बेसिकली 1 अप्रैल थोड़ा खर्चा करता 4 लाख का लोन किधर लेता है 1 अप्रैल कंडीशन मीट होगी कादी कैपिटलाइजेशन दी हाँ स्पेसिफिक बोरिंग का जो ब्याज होगा कैपिटलाइज स्टार्ट कर दो
डजन मैटर पूरा खर्चा नहीं किता तां भी मतलब लोन कितना लेता 14 लाख का स्पेसिफिक लोन 1 अप्रैल ਨੂੰ खर्चा कितना किता सिर्फ 4 लाख का फिर भी पूरे 14 लाख का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दो पूरे 14 लाख का ਜਿਹੜਾ लोन है ना पूरे लोन का ब्याज कैपिटलाइज करना शुरू कर दो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ कैपिटलाइज करता क्योंकि 10 लाख तो आप खर्च ही नहीं किया अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने कोई नहीं फालतू कैपिटलाइज कर दिया जो फालतू कैपिटलाइज कर दिया वो जो तुहानू घटा दे देने जी इनकम आई है इनकम घटाती उधरों फालतू कैपिटलाइज की तरह उधरों इनकम घटाती जब भी करके जो इनकम घटानी है आपने स्पेसिफिक में से घटानी है तो कंडीशन ये है भी जो स्पेसिफिक लोन है जिदन लोन ले लिया एंड जिदन खर्चा भी हो गया जिदन दोनों कला हो गया लोन भी लिता गया खर्चा भी किया गया जिदन दोनों कंडीशन टिक लग गई उदों तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दो जिन्हें लोन की अमाउंट है पूरे दी स्टार्ट कर दो जिन्ना कैपिटलाइज करोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਨਕਮ ਘਟਾ ਦਿਓ ਟੋਟਲ 125 कैपिटलाइज कर दो ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਲੋਨ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੱਦਨ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨਿਲ ਹੈ चलिए आगे यार 9 हो गया सिमिलर ये 10वें में भी देखो क्या सीन है लोन कितने का लिया आपने 20 लाख का स्पेशल लोन 20 लाख का लिया कब लिया आपने 20 लाख का लोन बिगैन द कंस्ट्रक्शन न्यू प्लांट ऑन 1 अप्रैल लोन भी डे 1 से चल रहा है खर्चा भी 1 अप्रैल को कर दिया लोन कितना लेता 20 लाख का 1 अप्रैल को खर्चा कितना 10 लाख का 10 लाख का हले पिया है ना सरप्लस 1 अगस्त ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਨ ਚ ਕਰਤਾ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਜਨਰਲ ਲੋਨ ਚ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾ 10 लाख ਦੇ ਉੱਤੇ कैपिटलाइज करना है कितने टाइम ਦਾ कब से कब तक का ये स्पेसिफिक में से किया है ये वाला 10 लाख ये भी 10 लाख स्पेसिफिक में से किया है ये भी 10 लाख स्पेसिफिक में से किया है पूरे साल का बेसिकली स्टार्ट 1 अप्रैल से करोगे खत्म कब करना है 31 मार्च करना है तो पूरे साल 12 महीने बन गए द कंपनी अदर आउटस्टैंडिंग देखो आ लो इस क्वेश्चन में कोई टेम्परेरी इनकम है नहीं तो भी आप क्या करोगे जो स्पेसिफिक लोन बनता है 20 लाख का जो उसका जो रेट है 10% 2 लाख रुपए बन गया तो 2 लाख रुपया पूरा कैपिटलाइज कर दो जो जनरल लोन है 14 लाख से 4 लाख ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना रेट ऑफ इंटरस्ट कितना 12% का फिर उत्ते पीरियड ला दो 1 अगस्त तो 31 कितने हो गए 7 5 महीने 5/12 और इधर हो गया 3/12 कितना कितना बन गया अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने छड़ के 8 महीने बने सॉरी 8/12 14 लाख 12% 8/12 9 33 333 थर्ड का अभी ये 16 से स्टार्ट किया था ना आज इधर ही खड़े हैं 1/12 निचला 12 यार 2 3 3 24 हो गया आंसर 3 24 टोटल कैपिटलाइज करना है चलिए आगे की सीखे भी जेड़ा स्पेसिफिक लोन है लोन ले लिया खर्चा करता दोनों कंडीशन मीट होगी सारा स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट सारी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट फुली कैपिटलाइज कर दो पीरियड देखने की लोड़ नहीं हाँ जो सीज करना वो सीज तो करना ही है स्टार्टिंग मैटर नहीं करती बेसिकली स्टार्टिंग डेट मैटर नहीं कर रही स्टार्टिंग खर्चा तो 1 अगस्त को किया ना स्टार्टिंग 1 अगस्त मैटर नहीं कर रहा 1 अप्रैल की डेट है वो डेट जिदन लोन भी ले ले से खर्चा भी हो गया सी कंडीशन स्टार्ट हो गई सी उदों तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दो अब आपका 11वां क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन में क्या सीन है पहले देखो लोन कितने का है इट ऑब्टेन्ड अ स्पेशल लोन ऑफ 6 लाख स्पेसिफिक 6 लाख कब लिया 6 लाख का 1 अप्रैल 2022 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% तो 6 लाख का 12% कितना हो गया 1 मिनट आपकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई 31 मार्च तो पूरा साल है अब ठीक है ये 6 लाख का 12% तो 72,000 हो गया या क्वेश्चन में कोई टेम्परेरी इनकम है नहीं है उसके बाद क्या हो गया 2 जनरल लोन है कब से ले रखे हैं 1 अप्रैल 2022 है
30 लाख ते 54 लाख, 30 लाख 54 लाख, 14% ते 16%, कितना कितना हो गया 4 ते अब क्वेश्चन में क्योंकि टोटल लोन कितने का हो गया आपका आता हो गया 84 ते 6 90 लाख का हो गया टोटल लोन 90 लाख, टोटल एक्सपेंस 90 तो थोड़ा ही है, तो लोन ज़्यादा हो गया। अगर लोन ज़्यादा हो तो क्या करोगे आप, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे, तो क्वेश्चन कटो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट किमें कटाएंगे। वेटेड एवरेज जो जनरल बोरिंग है उसका ब्याज कितना बन गया, बन गया 1284 डिवाइड बाय लोन कितना है 84 लाख का, कितना हो गया शॉर्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, खर्चे लिखो, खर्चे लिखो कौन कौन से हैं। एक 5 12 लाख, एक कितना 15 लाख, ठीक हो गया, खर्चे लिख लिए। अब खर्चे के में से क्या करोगे आप, देखोगे स्पेसिफिक लोन कितने का था 6 लाख का, तो ये वाला खर्चा 6 लाख का स्पेसिफिक लोन है, बाकी का 6 लाख कौन सा है जनरल लोन है। अब ये बताओ इसका खर्चा कब से स्टार्ट होगा, लोन कब से लिया आपने 1 अप्रैल, खर्चा कब किया आपने 1 मई, तो बताओ ब्याज स्टार्ट कब से होगा 1 अप्रैल तो 1 मई, तो 1 अप्रैल से लोन लिया, खर्चा कब से किया 1 मई, कंडीशन कब सेटिस्फाई हुई 1 मई, तो स्टार्ट कब से होगा 1 मई, कब तक चलेगा जब कंप्लीट होगी, कंप्लीट कब हो रही है 31 मार्च, तो पूरा साल हो गया, तो 11 महीने हो गए, तो 11 मंथ का इधर कैपिटलाइज होगा। अब ये जो ब्याज था ये तो 12 महीने का है, हम तो 11 महीने का कैपिटलाइज करेंगे, तो हम कहेंगे 6 लाख के ऊपर 12% का लग गया 11/12, आई थिंक 60,000 हो गया, 66 हो गया, कोई दिक्कत, ये 12 महीने का था, आप 11 महीने तक कैपिटलाइज कर रहे ना, तो 11 महीने लगा दिए मैंने, हो गया। उस जैसे जो जनरल लोन है वो था 15.29% है, जनरल लोन का खर्चा कब से कब तक, वही 11/12 इंटू 15.29%, उधर से कितने महीने 3 महीने छड़ के 9/12, 6/12, 1/12, टोटल करके ना इधर ही 15.29% कर दो, खर्चे हो गए, पीरियड लगा दिया, कितना गए टोटल, कट लग रहे हैं 380 250 इंटू 15.29%, 15.29 कर दिया, थ्री 8760, ये जो ऊपरला भी पा लिया 6 लाख वाला, हो नहीं पाया 6 लाख, फोन तो मैं 8 लिख लिया ये, इन्ना दोनों था 537,696, ये 537,697 आ गया, बट ठीक है। अब ये ना पूछना ICI ने यहाँ पे क्या किया है, बस ICI से छोटी सी गलती होगी, जाने दो, अपने वाला आंसर सही है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करनी, ऐसा है तो क्यों है,
कोई डिस्कशन नहीं, लोड नहीं होएगी, नहीं चांस ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने का ना दो पैटर्न है। क्वेश्चन सॉल्व करने के दो पैटर्न है। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਈਸੀਆਈ ਦੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਵਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਈਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। पर अदरवाइज टेक्निकली कोई भी गलत नहीं है। आईसीआई टेक्निकली इनकंसिस्टेंट नहीं है, क्लरिकल एरर टाइप्स है। तो बस आंसर सही है अपना। चलो आगे बोलो। ले हर्ष का कंपाउंडिंग वाला क्वेश्चन कर लें, फिर ये मोस्ट प्रोबेबली हो गया। बोरिंग कॉस्ट का ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे हम, इकट्ठा ही है बस। फॉरेन एक्सचेंज लभना ही नहीं, ओवली बुक ओवली चैप्टर पता नहीं है कि नहीं है। देखो आवला कम सौखा ही है, मैं और लिख करा रहा। अगला क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है, 12वां। देखो रिटेल क्वेश्चन कंपाउंडिंग में क्या चल रहा है। क्वेश्चन कहता भी असी प्लान किया भी असी आ खर्चा करांगे, साडा एक्चुअल खर्चा आ होया। अच्छा पहली बात तो जो कम प्लान में देखना ही नहीं। द कंपनी पेज इंटरेस्ट रेट एट 15% विच इज डेबिटेड ऑन अ मंथली बेसिस। आ की कह रहे हैं, ब्याज कदों डेबिट कर देंगे है बैंक वाले, मंथली। ब्याज अगर मंथली डेबिट हो गया तो अपन एसेट भी मंथली पाना पऊगा। अगर एसेट के मंथली पाता एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। अगले महीने जी कैपिटलाइजेशन देखनी है या अं देखने भी एसेट के उत्ते कितना खर्चा होया हुआ है, वो ब्याज मिला के पिछले महीने का, तो मंथली कंपाउंडिंग वाला क्वेश्चन हो गया। मंथली बैंक वाले याद करेंगे, मंथली आप एसेट याद करेंगे। अगले महीने एसेट के उत्ते जो देखना भी कितना खर्चा होया हुआ है, वो पिछले महीने का ब्याज मिला के। ड्यूरिंग द हाफ ईयर द कंपनी हैड 20 लाख का ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक तो 20 लाख का ओवरड्राफ्ट चल रहा था। उसके बाद सरप्लस चलने लगा जनवरी में, और अगेन ओवरड्राफ्ट हो गया 14 लाख का इन द मंथ ऑफ 1 फेब, और 30 लाख का 1 मार्च। एक मिनट, अप टू 31 दिसंबर कितना अपना 20 लाख। जनवरी के महीने सरप्लस ही है, ओवरड्राफ्ट ही है नहीं, ओवरड्राफ्ट है नहीं तो ब्याज ही है नहीं। फरवरी के महीने हमारा 14 लाख था, फेब 14 लाख, मार्च अपना कितना सी 30 लाख। आपा की लिखिया है भी किहड़े महीने कितना लोन आउटस्टैंडिंग सी। ठीक हो गया। अगर आपने खर्चा किसी महीने लेट से 20 लाख कर दिया तो दसियो किन्नी अमाउंट के उत्ते ब्याज एसेट दे विच जोड़िए। 14 लाख के उत्ते एसेट दे विच जोड़िए 20 लाख के उत्ते। मैक्सिमम लोन कितना है 14, तो जो अपन ब्याज पे 14 लाख ही पै रहा है ना। चाहे आप एसेट का खर्चा 20 लाख का किया हुआ है, पर कैपिटलाइज जो करना 20 लाख के उत्ते नहीं करना जिन्ना मैक्सिमम लोन है। तो जो कैपिटलाइजेशन होएगी किन्नी अमाउंट की, जिन्ना खर्चा किया या जिन्ना लोन है, विच एवर इज लोअर के हायर। खर्चा ज़्यादा है लोन घट है तो जिन्ना लोन है लोअर, खर्चा घट है तो जिन्ना खर्चा है विच एवर इज लोअर। अब बात ये बनी, द कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर हेंस कुड नॉट वर्क ड्यूरिंग द सेट पीरियड। डाउट ये है कि सर दिसंबर में स्ट्राइक थी, तो बताओ दिसंबर में नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो सस्पेंड करें या चलती रहने दें? चलती रहने दो। तो दिसंबर में भी कैपिटलेशन करेंगे। कहीं ना मारो, एडा से क्वेश्चन है जेडे पिल्ला किते उन्होंने डिफरेंट है। हाँ, और द सब्सटेंशियल एडमिन वर्क, ये देखो कहते हैं एडमिन वर्क तो लेकिन चल ही रहा था ना, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे हम। ऑन साइड वर्क was against commenced on 1st January and the work was completed on 31st March. Assume that the expenditure incurred was on 1st of every month. Fine. अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ता है आपको 15% पर एनम, लेकिन चार्ज करते हो ना मंथली बेसिस, तो आपको एक मंथ का रेट निकालना पड़ेगा। तो पहला काम की किया 15% बटा 12 महीने किया 1.25% पर मंथ आ गया। अब इधर हम लिख रहे हैं लोन की अमाउंट, ये क्यों लिख रहे हैं? वर्किंग नोट के लिए लिख रहे हैं। उधर लिख रहे हैं आपका खर्चा कितना, पैसा कितना ब्लॉक हुआ पड़ा है। अक्तूबर के आप खर्चा कितना किया 4 लाख। अक्तूबर के महीने के उत्ते ब्याज आपको कितनी अमाउंट से कैपिटलाइज करना चाहिए 4 लाख के उत्ते। तो 4 लाख के उत्ते आप लाया 1.25%, अपना कितना बन गया 5000। 5000 की वैल्यू जाके आप एसेट के जोड़ती, खर्चा कितना 4 लाख, 5000 का ब्याज, एसेट का महीने के एंड से सीडी कितना हो गया 4 लाख 5000।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 7,95,000। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? 4-5 ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, 795 ਆਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਅੱਛਾ 795 ਇਹ 795 ਪਲੱਸ 4,05,000 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਲੌਕਡ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਐਸੈਟ 12 ਲੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ प्लस एसेट का बीडी, ठीक है। उधर से मैं कंपेयर करूंगा मेरा लोन कितना चल रहा है 20, लोन 20 चल रहा है, एसेट कितना ब्लॉक है 12, तो जो कैपिटलाइज करांगे 12 ਦੇ ਉੱਤੇ, तो 12 ਦੇ ਉੱਤੇ 1.25% 15,000 ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਲੱਖ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੈ, 15,000 ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਐਸੈਟ ਦਾ ਸੀਡੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12-15। अब नवंबर के एंड पे एसेट की वैल्यू कितनी कटी थी 12-15, 1 दिसंबर ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 12-15 ਤੇ, ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ 12-15, 12-15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਐਸੈਟ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੀਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ, ਐਸੈਟ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੀਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12,30,000। ਕਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ 12,30 ਤੇ ਪਲੱਸ 50 12,80, ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 12,80 ਦਾ, ਤਾਂ 12,80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। लेकिन क्वेश्चन कहता सी जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, लोन है नहीं तो ब्याज पड़ा नहीं, ब्याज पड़ा नहीं तो कैलकुलेशन नहीं करनी, नील रह गया, तो 1280 आ गया। 1280 फिर से बीडी आ गया, फिर से 2 लाख का खर्चा कर दिया 1480 हो गया। टोटल एसेट के उत्ते 1 फरवरी को कितना खर्चा होया 1480 का, लेकिन लोन कितना 14 का, तो जो मैक्सिमम ब्याज आप लावांगे सिर्फ 14 लाख के उत्ते लावांगे, तो 14 लाख का 1.25% कितना हो गया 17,500, तो 17,500 के जोड़ दो, छोटा है। अब 1497 एंड ते खड़ा सी, उस बाद 12 लाख का खर्चा और करता, 14 और 12 26 हो गया, लेकिन लोन कितने का 30 का, कोई नहीं 2697 तो आप ब्याज जोड़ देने। तो ये जो बन गया आप कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते आंसर शॉर्ट है। करना क्या था, हर महीने ब्याज कैलकुलेट करना सी, एसेट दे विच जोड़ना सी, एसेट दी सीडी कढनी सी, एसेट दी बीडी प्लस करंट महीने का खर्चा, टोटल एसेट दे विच कितना पैसा ब्लॉक है उहदे उत्ते जिहड़ा ब्याज कैलकुलेट किया वो नवीं कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखियो बीडी प्लस करंट टोटल एसेट दे विच कितना पैसा ब्लॉक है इहदे उत्ते कैलकुलेशन करनी है। कंडीशन ये हम कंपेयर कर लेंगे आवली अमाउंट ते आवली अमाउंट विच एवर इज लोअर, उहदे उत्ते ब्याज कैलकुलेट होगा। अगर लोन दी अमाउंट घट है तो घट अमाउंट ते होगा, एक्सपेंस दी अमाउंट घट है तो एक्सपेंस ते होगा। एसेट 1195 वो है ना यार, एसेट दे लेजर च कितनी वैल्यू खड़ी है, हर महीने बैंक ने चार्ज किया, हर महीने आप भी एसेट च चार्ज करता। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇ 1 ਤੇ 12 ਲੱਖ ਖੜ ਗਿਆ। पूरा नवंबर का महीना कितना एसेट के खड़ा सी 12, तो मैं कह रहा मेरा पैसा कितना ब्लॉक है 12 लाख ब्लॉक है, तो जितना मेरा पैसा ब्लॉक है उत्ते ब्याज जोड़ी इन्हें विच। तो एसेट नूं अगर मैं एसेट दे लेजर च अगर मैं ब्याज मंथली ना जोड़िया हुंदा फिर तेरे लिए गल 1195 ते लांदे, पर क्वेश्चन ने जो आ गल कहती मंथली बेसिस ते आपां डेबिट कर रहे हैं, बैंक भी डेबिट करते उधरों आपां भी डेबिट करता, आपां एसेट दा लेजर डेबिट करता, तां करके अपना एसेट दा जिहड़ा सीडी सी 4-5 हो गया सी, एसेट का सीडी बढ़ गया, मतलब एसेट के पैसा ज़्यादा ब्लॉक है। लो भाई ये चैप्टर निबड़ता है अभी, चले आगे चले, क्रिटिकल क्वेश्चन है पढ़ लेना, मेजर काम हो गया।